हर्षदा आपको आपकी स्क्रीन पर रेडी नजर आएंगी। पहले तो कुछ लार्ज ट्रेड्स होने हैं। अब 8:45 ऑनवर्ड वाली विंडो में हो गया, तो एक काम करें, सबसे पहले उन्हीं लार्ज ट्रेड्स की चर्चा कर लेते हैं जो सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव्स हैं। इंडस टावर पहले, गौरांग सर आपके पास आता हूं क्योंकि पता नहीं किस विंडो पे होगी, किस तरह रिएक्शन होगा। टेक्निकली कॉल बाद में ले लूंगा, लेकिन हर्षदा क्या अपडेट्स हैं हमारे पास? यहाँ पर करीब 80 लाख शेयरों का एक बड़ा सौदा होने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं आशीष। डील साइज करीब 270 करोड़ के बीच की जा सकती है। एफआईआईज यहाँ पर एक बड़े पैमाने पर सेलर होंगे इस पर्टिकुलर सौदे में, इसीलिए वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। प्राइसिंग के डिटेल्स फिलहाल मेरे हाथ नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो ब्लॉक विंडो में ये सौदा होने के आसार है। इंडस टावर्स, गौरांग सर क्या मूव्स दिए इसने? होप्स भी थे खैर कि वोडाफोन की फंड रेजिंग, टेनेंसी सब कुछ जिंदा रहेगी, बढ़िया रहेगा स्टॉक के लिए, पर अच्छे मूव ऑलरेडी मिल चुके हैं हमको। 340 345 के जोन्स पे इंडस टावर, अगर तो आज कहीं बहुत ठंडा पड़ रहा हो तो आप लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री करोगे? अभी हो गया। देखिए, पहले तो आपने सही फरमाया कि चल चुका है, और जो भी खबरें वोडाफोन को लेकर के सकारात्मक बनी और काफी ऊपर के तरफ के रुझान हमने इंडस टावर में आते हुए देखे। अगर आप नतीजों की बात करें और जो मूल्यांकन के आसपास कामकाज कर रहा है इंडस टावर, तो वो पर्याप्त हमें नजर आता है। पुराना निवेश है तो आप अपना निवेश बना करके रखें। अब जैसे हर्षदा जी बता रही थी कि क्या स्तर पर ये डील होने वाली है, उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है भाव को लेकर के, तो मेरे ख्याल से पुराना निवेश है तो आप बना करके चले। पुराना निवेश है तो बने रहें, फ्रेश एंट्री नहीं। लेट्स वेट एंड वॉच, देखते हैं ट्रांजैक्शन कल्मिनेट हो जाए। इंडस टावर एक लार्ज ट्रेड की तैयारी हो रही है, और दूसरा सीजी पावर में एक लार्ज ट्रेड की खबर है। आवाज एक्सक्लूसिव एक और आपके लिए। हर्षदा क्या अपडेट्स? यहाँ पर करीब 65 लाख शेयरों का एक सौदा होने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं आशीष, इसीलिए सीजी पावर रेडार पर रहेगा। डील साइज करीब 425 करोड़ के बीच आकी जा रही है। इधर भी एक एफआईआई शो होल्डर है जो अपना कुछ स्टेक बेचने के लिए सामने आएगा। लाइकलीहुड है कि ये जो पिछली क्लोजिंग प्राइस थी उसके सामने 2 से 3% के डिस्काउंट पर सौदा होता हुआ दिखाई देगा, इसीलिए ये भी तो इंडस टावर और साथ ही साथ सीजी पावर में वो ब्लॉक डील की संभावनाएं हैं। सीजी पावर ब्लॉक डील की संभावनाएं। मानस ट्रैक करते हैं इसको एक्टिवली। मानस, सीजी पावर कैसा लग रहा है भाई? बहुत बढ़िया मूव, एक तरफा तेजी, अब कैसा प्लेस्ड है? अब कैसा करेक्ट होगा, चलेगा खुलते से, वो नहीं पता मुझे। अपन सैटरडे तक की क्लोज को स्टडी करते हैं। मानस, अनम्यूट करना है हमको। माफ करिएगा, जो अगर हम रिसेंटली देखें तो 400 से रैली स्टार्ट हुई थी, 450 तक के भाव देखने को मिले, और अभी भी कहीं पर कोई भी रिवर्सल के साइन चार्ट्स पे नहीं दिख रहे हैं। हाई टॉप्स हायर बॉटम्स लगातार चार्ट्स पे दिख रहे हैं। आई थिंक अपनी लॉन्ग पोजीशन में बने रहना चाहिए, लेकिन एक बहुत ही पास में स्टॉप लॉस लगाइए, क्योंकि टेक्निकली अब टारगेट देना थोड़ा सा मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। तो अपनी लॉन्ग पोजीशन में आप बने रह सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस लगा के रखिए 629 पे। अगर 669 के ऊपर निकलेगा तो 710 तक के भाव आपको स्टॉक में देखने को मिल जाए। बिल्कुल, सीजी पावर एक ऐसा केस स्टडी रहा है जिसकी वजह से ना, क्योंकि एक ही सीजी पावर मतलब 100 में से एक ही ऐसे केसेस होते हैं जिसमें इस तरीके का टर्नअराउंड हो जाता है। कि 5 या 6 रुपये इसका रेट हो गया था, वो थापर ग्रुप ने पूरा बर्बाद कर दिया था इस कंपनी को। फिर मुरुगप्पा ग्रुप ने इसको बाय किया, तो उसके बाद से वन वे रैली आई। लेकिन अब ये स्टॉक ना 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप क्रॉस कर चुका है। मेरे ख्याल से पावर स्टॉक्स में अभी सबसे महंगा स्टॉक है। तो ये एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये एक केस स्टडी है कि किस तरीके से अगर अच्छे एसेट वाली कंपनियों में अगर ढंग का प्रमोटर आ जाए तो किस तरीके से टर्न अराउंड हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारे ख़राब स्टॉक्स को बाय करना शुरू कर दें कि कोई यहाँ पर भी आ जाएगा। अंडरलाइंग बिजनेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सीजी पावर में अंडरलाइंग बिजनेस में कभी दिक्कत नहीं थी। एक टाइम था इसमें सीजी पावर में एफआई होल्डिंग जो है वो आई थिंक ब्रॉडर मार्केट स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा हुआ करती थी, और सबसे ज़्यादा इसकी कवरेज भी हुआ करती थी एक टाइम पे एफआई की। उसके बाद सबने गिव अप कर दिया था। मेरे ख्याल से अब दोबारा कवरेज वगैरह भी स्टार्ट होगी इसकी, लेकिन स्टॉक अब बहुत महंगा हो गया। हाँ पर बहुत बढ़िया, क्या कमा के दिया इसने सबको, गजब के मूव्स एंजॉय करें। अच्छा, मैं बाकी आज के रिजल्ट्स पे आऊँ उससे पहले एक स्टॉक और इंटरेस्टिंग था, पर हमने कुछ हद तक वो सैटरडे को न्यूज़ डाइजेस्ट कर ली थी, पर जो लोग नहीं थे उनके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग। नेस्ले इंडिया निफ्टी का उस छोटे से सेशन का टॉप गेनर था, 2.5% का मूव था। और इस स्टॉक को लेकर अपडेट्स ये थे कि आपको याद होगा अपने स्विस पेरेंट को
रॉयल्टी बढ़ाने की बात करी गई थी, बोर्ड ने मंजूरी दी थी। 4.5% पे मेरे ख्याल से रॉयल्टी थी, इवेंचुअली 5.25% पर ले जानी थी, अगले 5 सालों में 15 बेसिस पॉइंट हर साल बढ़ानी थी। शेयर होल्डर्स ने वो प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया, इसे कहते हैं शेयर होल्डर एक्टिविज्म, इसीलिए वो स्टॉक बढ़िया मूव करके दिया। चार्ट्स पे कैसा प्ले सतपुते साहब? नेस्ले इंडिया, अपन ने सैटरडे को भी चर्चा करी थी, लेकिन रिविजिट करा जाए। आशीष जी देखिए, नेस्ले का चार्ट बेहतरीन है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म रिवर्सल है, जिसका टारगेट अगर आप देखें तो 2600 से लेकर 2650 ये इसकी शॉर्ट टर्म का टारगेट होगा। जिस तरह से परसों यानी फ्राइडे इनफैक्ट सैटरडे जो रिवर्सल मिला, मुझे लगता है कि यहाँ पे क्लियर क्लैरिटी मिलती है कि यहाँ पे लॉन्ग साइड का ही ट्रेड बनेगा। स्टॉप लॉस जो होगा वो रहेगा 2460 का, यानी लो का हम स्टॉप लॉस रखेंगे और लॉन्ग करेंगे नेस्ले। मैं तो चाहता हूँ एक ऐसा टाइम आए जिसमें इंडियन शेयर होल्डर्स ये वोट करें कि उल्टा आप हमको पैसे दीजिए, जैसे मैंने वो हिंदुस्तान यूनिलीवर के टाइम पे कहा था। मतलब बहुत सारे लोगों को तो वो इतनी बड़ी कंपनियों को ये बड़ी जो मार्केट मिल रही है उसमें मुझे लगता नहीं किसी को, मतलब फॉर लॉट ऑफ इंडियन उनको पता भी नहीं हुआ कि नेस्ले कोई बाहर का ब्रांड है। वो तो इतने सालों से हम नेस्ले यूज़ कर रहे हैं, जैसे HLL पहले हुआ करता था, फिर वो HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर, पहले तो हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड हुआ करता था वो HLL, बाद में उनको यूनिलीवर ऐड करने के लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर बना दिया उसको। मैं सच बताऊं, मैं तो जब तक कॉलेज में था मुझे पता भी नहीं था कि ये इंडियन कंपनी नहीं है, वो तो बाद में पता चला था कि वो MNC कंपनी है। कभी सोचा ही नहीं था कि हिंदुस्तान लीवर कोई ब्रिटिश कंपनी है। बाटा ऐसे अंदर तो घुसी हुई है। एग्जैक्टली। तो खैर एनीवे, ये अच्छी चीज़ है कि कम से कम ये प्रपोजल थोड़ा सा रिजेक्ट हुआ है। शेयर होल्डर एक्टिविज्म एक मतलब अच्छा है, बढ़ रहा है और बढ़े तो ये और अच्छी, ये एक और अच्छी रिटेल की इक्विटी कल्ट की पावर है। क्योंकि अब हर कोई इन चीज़ों में पार्टिसिपेट कर रहा है। अब सबको पता है कि नहीं हम चेंज कर सकते हैं इसको, अच्छी चीज़ है। रखिए भाई नेस्ले इंडिया को आज रडार पे। अब आइए आज के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पे, और सबसे इंपॉर्टेंट तो निफ्टी का एक नंबर जिस पे रिएक्ट करना है हमको, वो है ONGC। ONGC की चर्चा हो रही है तो एक काम करा जाए, साथ में ऑयल इंडिया को भी ऐड कर दिया जाए, क्योंकि इसके नंबर भी दोनों के कल आए मंडे को। भाई साहब, आप क्योंकि कमोडिटीज नजर रखे हुए हैं तो ONGC ऑयल इंडिया जरा चार्ट पे टोल के रखिएगा। आता हूं आपके पास। हर्षदा, कैसे लग रहे हैं नंबर्स? ONGC के नंबर्स बुरे नहीं है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर आधार पर देखेंगे प्रॉफिट आपको एकदम फ्लैट दिखाई देगा। 9,870 करोड़ के आसपास ये फिगर है। रेवेन्यू करीब 10% बढ़कर आया है 38,367 करोड़ पर। इबिटा लेवल में करीब 2% तक का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है। 17,230 करोड़ का ये फिगर है। मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट होकर 44.5% के आसपास आए हैं। लेकिन अगर आप क्रूड रियलाइजेशन देखेंगे तो वो कुछ बढ़ा है, करीब 81.6 डॉलर प्रति बैरल के आसपास है। गैस प्रोडक्शन में हमने देखा है थोड़ा सा डिप देखने को मिला है, और साथ ही साथ टोटल ऑयल प्रोडक्शन में भी बढ़त देखने को मिली है। तो नंबर्स ठीक है। ऑयल एंड गैस पर फोकस करेंगे तो ऑयल इंडिया भी रेडार पर रहेगा, जहां पर मुनाफे में करीब 13% तक का इजाफा है। रेवेन्यू 2% बढ़कर आया है 57 करोड़ के आसपास। इबिटा में 11% तक की बढ़त देखने को मिली है। इस कंपनी के लिए मार्जिन्स में सुधार देखा गया है, और यहां पर 2 पर 1 शेयर बोनस के तौर पर भी बोर्ड ने मंजूरी दे दी है, तो उस लिहाज से भी आज स्टॉक इंपॉर्टेंट रहेगा। बोनस डोल आउट हुआ है और रिजल्ट्स आपकी स्क्रीन्स पे। भाई साहब, ये कैसे लग रहा है चार्ट्स पे, कोई ONGC या कोई ऑयल इंडिया? हालांकि जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स अगर बनने ही थे तो कच्चे तेल सबसे पहले असर पड़ता। ठंडा है, जहाँ छोड़े थे हम फ्राइडे को शाम को, वहीं कच्चा तेल इस समय भी खड़ा हुआ है। पर ये नंबर्स पे और चार्ट्स का प्लेसमेंट देखते हुए क्या कहना है आपका? जी आशीष जी, चार्ट्स पे ONGC तो काफी जो आपने वर्ड बोला ठंडाई दिख रहा है, काफी म्यूटेड सा है और 20 डे के ऊपर जरूर सस्टेन कर रहा है, बट स्ट्रेंथ ऐसी कोई मोमेंटम नहीं देखने मिल रही है। 281 के ऊपर अगर ये खुलता और सस्टेन करता है तो इसमें जरूर एक खरीदारी करी जा सकती है। एक ब्रेकआउट कंसिडर किया जाएगा 281 के ऊपर। अगर ये खुल के सस्टेन करता है तो 289 तक के टारगेट्स इसमें देखने मिल सकते हैं। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो 278 का एक एसएल मेंटेन करे, 281 के ऊपर बाय करे। तो वहीं अगर ऑयल इंडिया की बात करूं तो इसका चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। भले ये मार्च से कंसोलिडेशन में चल रहा है, लेकिन उस कंसोलिडेशन का जो अपर बैंड है उसी के पास इसने सैटरडे को क्लोज दिया, और हमें लग रहा है इसमें एक अच्छा मोमेंटम यहाँ से देखने मिल सकता है। तो 675 तक के टारगेट्स के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 635 का एक एसएल मेंटेन करें। अच्छा, सेल के वायदा बाजार के नंबरों पे चला जाए।
उससे पहले एक नंबर और हमें, जैसे ओएनजीसी निफ्टी का नंबर था, ऐसी जेएसडब्ल्यू स्टील भी आया था, फ्राइडे को आया था, सैटरडे को इस छोटे सेशन में हम रिएक्ट कर चुके हैं, पर पूरा मार्केट तो आज लौट के आया है। तो जेएसडब्ल्यू स्टील के जो रिजल्ट्स आए थे फ्राइडे को, बाजार बंद होने के बाद थोड़े से फीके थे, उसका रिएक्शन स्क्रीन पर है ही आपके, 2% दबाव पे था। कविता जी, जेएसडब्ल्यू स्टील एक बार चार्ट्स पे प्लेसमेंट बताइए। JSW Steel का चार्ट सेटअप इज गुड। ऑन अ वीकली चार्ट इसने अपनी स्ट्रेंथ बनाए हुए है, लेकिन सैटरडे के छोटे ट्रेडिंग सेशन में एक इनसाइड बार क्रिएट करके गया है। तो इन एनी केस अगर अपने प्रीवियस हाई को निकालता है 915 916, तब भी इसमें कोई न्यू बाइंग की तरफ आपको पोजिशनिंग करनी चाहिए। जिनके पास ऑलरेडी पोजिशन है वो स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं 874 का। ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं वो भी डायरेक्टर साहब ने, प्रोड्यूसर साहब ने बड़े तरीके से आपकी स्क्रीन पर रख दिया है। इसके साथ इशू ये हुआ था कि इसका इंडिया बिजनेस एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ठंडा था, पर बाकी सब्सिडीज ने परफॉर्मेंस ठीक ठाक कर दिया था, पर तवज्जो सब इंडिया कारोबार को देते हैं और इसीलिए ब्रोकरेजेस थोड़ी सी थम्स डाउन करती हुई। सेल, वायदा के एक करके सारे नंबर्स डिस्कस कर लेंगे। हर्षदा, सेल कैसा? सेल के केस में प्रॉफिटेबिलिटी में करीब 3% तक का डिप देखने को मिला है, 1126 करोड़ के आसपास आया है, क्योंकि यहाँ पर करीब 502 करोड़ का एक एक्सेप्शनल लॉस है। बेसिकली इन्होंने गवर्नमेंट टैक्सेस, विवाद से विश्वास स्कीम 2 और एंट्री टैक्सेस थोड़े से सेटल किए हैं, इसीलिए वो एडजस्टमेंट हुआ है। रेवेन्यू फ्रंट पर आपने देखा 4% तक की गिरावट देखने को मिली है, लेकिन ऑपरेशनली स्थिति बेहतर है। एबिटा में करीब 19% तक का इजाफा देखने को मिला है, और साथ ही साथ अगर आप मार्जिन देखें 10% से बढ़कर 12% के आसपास आ गए हैं, तो ऑपरेशनली अच्छी तिमाही कंपनी के लिए साबित हुई है। उस लिहाज से अगर आप लेकिन वॉल्यूम देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर करीब 3% तक का डिप देखने को मिला है। ये है सेल के नंबर्स। स्टील अथॉरिटी के ये नंबर्स आते हुए, गाबा सर, मेटल्स रडार पे आपके भी हैं, सेल कैसा लग रहा है भाई चार्ट्स पे आपको? नंबर्स तो अच्छे ही है ना, नंबर्स अच्छे कहूंगा ना? हाँ, कैसा लग रहा है आपको चार्ट्स पे? मेरे ख्याल से बाई मोड पर है सेल, और मेरे ख्याल से बाय मूव कंटिन्यू है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सेल का है करीब 160 टू 163 जोन, जब तक हम उसके ऊपर है पॉसिबल है कि 180 देखने को मिल सकते हैं। बाय मोड पर तो है, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होते रहेंगे, लेकिन बाय मोड पर है सेल। बाय मोड पर है सेल। के अलावा एक और इंटरेस्टिंग नंबर आया भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, और मेरे ख्याल से संडे को वो रिजल्ट सामने आया। वायदा पे इसका भी रिएक्शन हमें देना है। बीएल पे गौरांग सर के पास भी आऊंगा, और चार्ट्स के लिए सत्यदेव साहब आप चार्ट रेडी रखो। बीएल हमने वैसे रिजल्ट से पहले मूव तगड़े देख लिए, नंबर्स जस्टिफाई कर रहे हैं। अब एक्चुअली बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है आशीष, वो प्री पोजिशनिंग नहीं होती तो शायद आज स्टॉक ऑफ द डे भी बन सकता है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी आप देखिएगा 30% ग्रो होती हुई दिखाई दी है। 1797 करोड़, नेली आप 1800 करोड़ मानकर चलिए। रेवेन्यू में 32% का इजाफा है, 8564 करोड़ कंपनी ने डिलीवर किया है। अब बिटा लेवल देखेंगे तो 1825 करोड़ से बढ़कर कंपनी का बिटा 2280 करोड़ पर आया, यानी कि 25% का इजाफा। मार्जिन्स हाउएवर 2% कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते हुए जरूर दिखाई दिए हैं। ऑर्डर बुक एज ऑन 1 अप्रैल 24 75,934 करोड़ की कंपनी ने डिलीवर की है। FY24 में जो कंपनी ने गाइडेंस दिया था वो ये था, ऑर्डर्स करीब 20,000 करोड़ के वो आएंगे, 35,000 करोड़ पर ये क्लोज कर रहे हैं FY24 को, और एक रिकॉर्ड टर्नओवर कंपनी ने इनफैक्ट डिलीवर किया है 19,700 करोड़ का। तो हर पैरामीटर पर दरअसल कंपनी का प्रदर्शन बहुत ही बढ़िया रहा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हर पैरामीटर्स पे प्रदर्शन अच्छा, बस सैटरडे को छोटे सेशन में 4-4.5% ऑलरेडी चला हुआ है। सतपति साहब, चार्ट्स पे कैसा लग रहा है? आशीष जी, बेहतरीन चार्ट है। मुझे लगता है कि जिस तरह से ये अपने स्ट्रेंथ को डिस्प्ले कर रहा है, उसके बाद इसका जो टारगेट अनफोल्ड होगा, मैं प्योर पोजिशनल व्यू ले रहा हूँ, मुझे लगता है ये इवेंचुअली 300 प्लस करेगा। 258 का परसों का क्लोज है, और परसों सबसे बड़ी बात है इसमें एक प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट देखा गया 250 के ऊपर। तो अभी ये नया बेस बनाएगा 250 का, और इवेंचुअली ये 300 पार करेगा। तो मुझे लगता है बेल में पोजीशन बनी रहनी चाहिए। पोजिशनल जिसके पास है उनके लिए स्टॉप लॉस होगा 240 का। अच्छा, क्योंकि बीएल की बात हुई, HAL लेकर आई है स्क्रीन पे। सैटरडे को बहुत बढ़िया मूव्स HAL में भी थे, 4.5% का उछाल था, 5% का तो सर्किट फिल्टर ही था उस दिन के लिए, ऑलमोस्ट सर्किट की तरफ बढ़ रहा था। दो रिपोर्ट्स, HAL पे नमूरा बाय रेटिंग 5100 के लक्ष्य के साथ, मार्जिन सरप्राइज है, बिजनेस स्ट्रेंथ होता हुआ, और कमेंट्री बड़ी स्ट्रॉन्ग। जेफरीज बाय रेटिंग 5725, 5725 के लक्ष्य के साथ।
वो कह रहे हैं एक्सपोर्ट विजिबिलिटी इंप्रूव हो रही है। हम अपने FY24 से 27 के EPS एस्टिमेट्स 16 से 18% बढ़ा रहे हैं। खैर HAL तो रिएक्ट कर रहा था। एक और बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई थी, एग्रेसिव लॉन्ग टर्म के लिए कॉल था, स्वेलिंग ऑर्डर बुक रिलेटेड। मेरे ख्याल से रिजल्ट तो थर्सडे को आए थे। HAL पे मैं आता हूं आपके पास मानस, लेकिन उससे पहले गौरांग सर, कंफ्यूजन है। अपना क्या पैसा लिमिटेड है, ये HAL भी फट रहा है, BEL भी फट रहा है, दोनों गजब के परफॉर्मेंसेस डिलीवर कर रहे हैं। एक चुनना है तो टिकट साइज के हिसाब से चले जाऊं BEL के पास, या ज्यादा बेहतर वो HAL खड़ा है? देखिए आशीष, सबसे पहले तो जब से ये इलेक्शन पिक्स हमने हमारे चैनल CNBC आवाज पर शुरू किया है, तो मुझे याद आ रहा है मैंने 2 बार रक्षा क्षेत्र को ही ध्यान में रख करके पसंद की। पहले तो कोचिन शिपयार्ड दिया था और कुछ 3 या 4 हफ्ते पहले BEL हमने दिया था। और ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत डायनामिक्स, कोचिन शिपयार्ड, BEML, ये सब कंपनियां, या फिर BEL, BHEL, आप जो भी कह ले, ये इतनी सक्षम और मजबूत कंपनियां, जो आप हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात कर रहे हैं, तो बहुत जल्द मेरे ख्याल से भारतीय वायुसेना में MK-A1 यानी कि तेजस MK-A1 एक हाई एंड नए अवतार में, जो तेजस पहले इंडक्ट हुआ था भारतीय वायुसेना में, उसका इंडक्शन होगा। उसके बाद जो लड़ाकू विमान पर ये काम कर रहे हैं वो है तेजस MK-2। MK-2 इज अ वेरी हाई एंड सोफिस्टिकेटेड लड़ाकू एयरक्राफ्ट, और तेजस MK-2 में आपको 8 BVR मिसाइल, BVR का मतलब होता है बियॉन्ड विजुअल रेंज। आज तक मेरे ख्याल से ऐसा कोई लड़ाकू विमान बना नहीं है जहां पर इतनी बड़ी कैपेसिटी में 8 BVR मिसाइल्स लॉन्च किए जाएंगे। और ये मेरे ख्याल से, मैं तो ये कहूंगा कि इन सब कंपनियों में जब तक आपको रुपयों की जरूरत नहीं है, आपको बेचना नहीं चाहिए। मतलब फिर चुनना कौन सा है? HAL ज्यादा बेटर, BEL से, ऐसा मानू ना? देखिए, दोनों कंपनी अलग है। आप मुझे अगर आप पूछते हैं तो मैं तो सभी में 5 पांडव के रूप में, अगर आप चाहें तो 5 कंपनियां हैं रक्षा क्षेत्र की, HAL, भारत डायनामिक्स, मजगांव डॉक्स, कोचिन शिपयार्ड और BEL। आप SIP कर लीजिए इसमें, यही मेरे ख्याल से पर्याप्त होगा आने वाले 3-5 साल या उससे ज्यादा। लीजिए भाई, चुन नहीं सकते, 5 उंगली में से क्या चुनेंगे? 5 बढ़िया से स्टॉक्स दे दिए गौरांग सर ने आपको, रेडार पे रखिएगा। गौरांग सर ने इलेक्शन पिक्स की बात करी तो टीजर भी दे देता हूँ। बाकी कई बार रक्षा क्षेत्र की कंपनी उन्होंने हाईलाइट करी थी, बढ़िया कमा के दिया, और आज फिर इलेक्शन पिक्स में गौरांग सर और साथ साथ मानस के पास चलेंगे। आज जानेंगे क्या रेडार पे हैं इन लोग के स्टॉक्स। अब तो आउटकम वर्डिक्ट जो है सामने ही खड़ा हुआ है, 5 फेज निपट गए और क्लैरिटी के साथ बढ़िया वाली स्टॉक पिक्स आएंगी। मानस, लेकिन HAL क्विकली चार्ट्स पे रन थ्रू कर लें एक बार। देखिए, आई थिंक नेक्स्ट मूव की तैयारी हो गई है। फ्राइडे के सेशन को देख के ऐसा सैटरडे के सेशन को देख के ऐसा लग रहा है। आई थिंक जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 5100, 5100 रुपए का होगा। करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉस थोड़े से डीप लगाने हैं आपको, 4550 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखिए, लेकिन टारगेट बड़े हैं, 5100 रुपए तक के टारगेट पॉसिबल है स्टॉक में। कुछ तो गलती हो गई हमसे, हमें मानस फालतू टेंशन में आ गए, बोले मुझे तो पिक बोली नहीं थी। पालविया साहब जुड़ते हुए और पालविया साहब के पास जाना आज इलेक्शन सिलेक्शन की पिक्स के लिए। तो गौरांग और पालविया साहब दिख ही रहे हैं, तो पालविया साहब एक टॉप कॉल हो जाए पहले आज का। जी, तो गुड मॉर्निंग आशीष जी। तो आज जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है अशोक लीलैंड। एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे ऑलरेडी देखने को मिला, और जिस तरीके से डेटा बने हुए इस सीरीज में, हमें लगता है अशोक लीलैंड को आज बाय किया जा सकता है। अपसाइड में 220 222 तक की अपसाइड आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस होगा करीब यहाँ पे 204 के आसपास। तो अशोक लीलैंड हमें यहाँ पे काफी पसंद आ रहा है, और हमें लगता है टुवर्ड्स एक्सपायरी ये स्टॉक का मोमेंटम हायर साइड पे कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। पहले से अशोक लीलैंड के पीछे पड़ गए। मुझे याद पड़ता है लास्ट वीक भी जब भी जुड़े अशोक लीलैंड की तारीफ करती रहे, और वाकई स्टॉक ने कमा के भी सबको दिया ही है। फिर रेडार पर रखिएगा, 204 का स्टॉप लॉस है, 220 222 के लक्ष्य है। ये तो वहीं जा रहा है जो गावस्कर आपने लंबा पोजिशनल टारगेट रखा हुआ था 225 का, है ना? जी हाँ, लेकिन मैं निकल गया। अरे हाँ, परसों निकला हूँ। क्या बुकिंग नंबर आ गया? पूरा पैसा देना था क्या गाड़ी का? तो मैं बोला कि मैं हमेशा टारगेट तक कभी रुकता नहीं, उसके पहले ही निकल जाता हूँ, तो आई एम आउट। ओके, चलिए, ये भी क्लैरिटी आती हुई, लेकिन बहुत बढ़िया तरीके से वो राइड करा अशोक लीलैंड हमने, और लगातार रेडार पे चैनल पे। क्विकली बाकी के स्टॉक्स की न्यूज निपटा दिए जाए भाई।
वायदा के बाकी नंबर्स हजदा कौन कौन से? दीपक नाइट्राइट रेडार पर रखेंगे। नंबर्स अच्छे हैं, रेवेन्यू में करीब 8% तक का इजाफा है, प्रॉफिटेबिलिटी 8.5% बढ़ती हुई दिखाई दी है। हाउएवर एबिटा 13% घटा जरूर है, मार्जिन 17.7% से घटकर 14% के आसपास आते हुए दिखाई दिए हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कंपनी के जो फिनोलिक्स बिजनेस है उसने ज़्यादा बेहतर किया है। 206 करोड़ का ये डिलीवरी आती हुई फिनोलिक्स की तरफ से। एडवांस्ड इंटरमीडियरी में हमने देखा है कुछ स्लो डाउन देखने को मिला है। इंडिया सीमेंट के केस में लॉस आया है, लेकिन लॉस कम हुआ है क्योंकि एक एक्सेप्शनल इनकम करीब 16 करोड़ की इन्होंने एंजॉय की, तो वो इंपॉर्टेंट रहेगा। रेवेन्यू करीब 15% घटकर आया है, लेकिन एबिटा लेवल देखेंगे तो एबिटा पॉजिटिव है कंपनी, 47 करोड़ का एबिटा वर्सेस अ लॉस। और यहाँ पर हमने देखा है कि वॉल्यूम्स ईयर ऑन ईयर करीब 23% बढ़े हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भले ही 13% घटे होंगे। सिटी यूनियन बैंक भी रेडार पर रखेंगे। मुनाफा करीब 17% बढ़कर 255 करोड़ के आसपास आता हुआ, ब्याज से आय में करीब 6% तक की ग्रोथ है, 550 करोड़ का ये फिगर है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.6% पर आए हैं, एसेट क्वालिटी में सुधार देखने को मिला जरूर है। डिपॉजिट्स में करीब 6% की ग्रोथ ईयरली और एडवांसेस भी करीब 8% बढ़ते हुए ईयरली दिखाई दिए हैं, तो ये भी स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे जो वायदे का हिस्सा है। क्विकली दीपक नाइट्राइट, बहती साहब चार्ट्स पे देखेंगे एक बार क्या? जी आशीष जी, चार्ट पे स्ट्रक्चर काफी अच्छा बना हुआ है और जिस हिसाब से सैटरडे का क्लोज था वो काफी इंप्रेसिव लग रहा है। हमें लग रहा है कि इसमें अब 2600 तक का जोन देखने मिल सकता है, तो खरीदारी की सलाह रहेगी दीपक नाइट्राइट में। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो 2480 2480 का एक एसएल मेंटेन करें और 2600 तक के टारगेट्स के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। ओके, सेल की तो मेरे ख्याल से ऑलरेडी चर्चा हो गई थी, किसी का पिक भी था। चलिए, लेकिन मैं बाकी के अब कैश वाले स्टॉक्स की तरफ बढ़ा जाए। गुड बैड अगली हर्षदा। एक लंबी लिस्ट है आशीष, यहाँ पर अच्छे कैटेगरी में आप IRFC रखेंगे। मुनाफे में 34% का इजाफा है, रेवेन्यू 4.5% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। पटेल इंजीनियरिंग बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस, मुनाफा 83% बढ़ा, रेवेन्यू में 11% तक की वृद्धि देखने को मिली है। अपोलो माइक्रो के केस में भी मुनाफा 79% बढ़ा है, रेवेन्यू 27% बढ़ता हुआ। वरॉक के लिए भी एक मजबूत तिमाही, 43% का इजाफा, मुनाफे में 16% तक की ग्रोथ आय में देखने को मिली है। और वर्लपूल ने भी अच्छा क्वार्टर डिलीवर किया है, 25% का इजाफा मुनाफे में और आय करीब करीब 4% बढ़ती हुई दिखाई दी है। साथ ही व्हील्स इंडिया के लिए भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है और डेटा पैटर्न्स का भी परफॉर्मेंस काफी उम्दा रहा है। व्हील्स इंडिया 79% मुनाफा बढ़ा, आय भले ही 2% बढ़ी हो। डेटा पैटर्न के केस में 28% तक की ग्रोथ दरअसल मुनाफे में देखने को मिल रही है। इबिट्टा लेवल पर ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस कंपनी ने दिखाकर दिया है। पावर मैक जैसे कंपनियों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, कृष्णा डायग्नोस्टिक्स प्रॉफिट दिखा रही है। रेनबो चिल्ड्रन के केस में भी परफॉर्मेंस बेहतर ही देखने को मिला है। जहां पर डिसअपॉइंटमेंट है अंबर एंटरप्राइजेस, मुनाफा 8% घटा है, रेवेन्यू में भी गिरावट देखने को मिली है। KRBL के केस में मुनाफे में प्रेशर देखने को मिला है। थंगमाइल ज्वेलरी के केस में प्रॉफिटेबिलिटी में प्रेशर आता हुआ साफ देखा गया है। और साथ ही साथ फिर आप टालब्रोस देखेंगे जहां पर प्रॉफिट और रेवेन्यू में प्रेशर देखने को मिला है। अनुपम रसायन, ट्राइडेंट, अपोलो पाइप्स, इन सब के नंबर्स थोड़े से बिगड़े हुए ही हैं इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। आज तो टेलीकॉम भी रडार पे, क्या अपडेट्स? टेलीकॉम के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग खबर निकल कर आई है। टेलीकॉम के केस में बेसिकली बड़ी राहत इन कंपनियों के हाथ लगती हुई दिखाई देगी, जिससे करीब करीब 2000 से 3000 करोड़ इनके बच सकते हैं। अब राहत क्या है कि इनको दरअसल जो भी टेलीकॉम फीस के तौर पर बकाया देना था, उस पर जो ब्याज लगी है वो ब्याज नहीं देनी पड़ेगी। जो इनकम टैक्स बकाया था उस पर ब्याज नहीं देनी होगी। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह राहत आई है। टेलीकॉम कंपनियों की लाइसेंस फीस अब कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया है अपनी रूलिंग में गिना जाना चाहिए। अब इस पे लगने वाले इनकम टैक्स पर ब्याज नहीं देनी होगी उस कैलकुलेशन के तहत। तो भारती एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया और टाटा कॉम्स के लिए ये दरअसल एक बड़ा रिलीफ साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इनफैक्ट 17 मई को अपना बयान दिया था और उसके बाद उन्होंने कहा था कि इस पर्टिकुलर मामले का पुराने AGR वाले मामले से कोई लेन देन नहीं है, लेकिन जो भी बकाया है उस पर आपको ब्याज नहीं देना होगा। इसीलिए एक बहुत बड़ी रिलीफ इन सभी कंपनियों के लिए। ओके।